हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी लोग पढ़ तो बहुत कुछ लेते हो, लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंस किससे आएगा? जब आप लोग क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अभी आप लोगों की हर बार एक डिमांड होती है कि भैया आप है ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो जो कि हमारे एग्जाम के अंदर आ जाएंगे। तो वही आज हम लोग करने वाले हैं। टर्म 1 के लिए जो आपका साइंस का पेपर है उसके लिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉप 100 क्वेश्चंस आज हम लोग इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप बस ध्यान से बैठो, क्वेश्चंस को ध्यान से पहले खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद में देखना अगर गलत होता है तो फिर आपको देखना है कि किस तरीके से देखना है। और मैंने आपको इसके अंदर करने का तरीका भी बता रखा है जिससे कि आप अच्छे से कर पाओ। हाँ, एक छोटा सा काम और कर देना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस आए तो उसके बारे में आपको पता लग जाए। और अपने दोस्तों के साथ में याद से शेयर कर देना, नहीं तो आकर के बोलते हैं कि भैया हमें तो आप पहले मिले ही नहीं, हमारा भी अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाता। तो ये काम तो छोटा सा कर ही सकते हो ना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये आता है कि आपके पास में ये क्वेश्चन एक छोटा सा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि जो रीमा है वो 5 ml क्या लेती है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेती है एक बेकर के अंदर एंड ऐड अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ अ पोटेशियम आयोडाइड, और 4 ml पोटेशियम आयोडाइड उसमें ऐड कर देती है तो क्या होगा। तो बेसिकली इसके लिए आपको है ना केमिकल रिएक्शन इसकी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले लेड नाइट्रेट जो होता है वो होता है PB, मैं इसको थोड़ा ये होता है PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, ये होता है हमारे पास में लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, और इसके साथ में हम ऐड कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ से जो हमारे पास में कंपाउंड बनेंगे वो बनेगा एक तो PbI2 जिसको कि हम बोल देंगे लेड आयोडाइड, और उसके साथ में जो है अनदर कंपाउंड बनेगा वो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अभी ये जो रिएक्शन हुई है ये कौन से वाली रिएक्शन है? इस रिएक्शन को जो नाम देंगे वो देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो Pb है उसको रिप्लेस करके यहाँ पर क्या आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अभी हमें ये बात समझ में आ गई। अब इसमें पूछा क्या गया है कि उसको क्या ऑब्जर्व करेगी वो। तो ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो है PbI2, और जो PbI2 होता है ये होता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये येलो PPT होता है। तो अब इसके बाद में जो भी इसका रिलेवेंट ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसीलिए इसके लिए बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको मिलेगी शायद जो फर्स्ट पेज होगा, मतलब कि जो चैप्टर है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या फिर फर्स्ट या फिर सेकंड पेज के ऊपर आपको ये एक्टिविटी मिलेगी। तो इस एक्टिविटी के अंदर है क्या, सबसे पहले ये समझिए। इस एक्टिविटी के अंदर हमारे पास में एक तो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, और H2SO4 के साथ में क्या किया गया है, जिंक को मिक्स करा गया है। तो यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जब कभी भी मेटल होता है, क्या होता है, मेटल होता है, और उसके साथ में अगर हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, मेटल प्लस जो एसिड होता है उसके साथ में हमें एक तो मिलेगा सॉल्ट, प्लस ऑफ उसके साथ में जो हमें मिलता है वो मिलती है H2 जो कि होती है हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस होती है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी ये आप इसको फायर के पास में लेके जाते हो तो ये क्या करती है, ये पॉप के साउंड के साथ में बर्न करती है। तो अब देखिए इसके अंदर कहा यह गया है कि यहाँ पर बर्निंग ऑफ अ गैस ए विद द पॉप साउंड, मतलब पॉप साउंड आ रहा है तो आपसे पूछेगा कि कौन सी गैस होगी। तो हमारे पास में जो गैस रहेगी वो रहेगी हाइड्रोजन गैस, इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको गिवन है कि मेटल प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में दो चीजें मिलती है, मेटल सॉल्ट प्लस गैस मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जब कभी भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक तो कॉपर और फिर उसके साथ में एक गोल्ड, AU लिख देता हूँ जो कि हमारे पास में रहेगा गोल्ड। ठीक है, गोल्ड ये जो है ये एलिमेंट्स इसके साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जैसे आप इसके अंदर कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो यहाँ पे इसमें कहा गया कि कॉपर के साथ में गैस इवॉल्व होगी, नहीं ये गलत है। अगर यहाँ पे नो होता तो ये करेक्ट हो जाता, तो इसके लिए हमारे पास में एक तो ये वाला ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है। फिर सेकेंड जो ऑप्शन गिवन है कि आयरन के साथ में ये गैस
गैस इवॉल्व हो सकती है? बहुत ही आसानी, क्योंकि आयरन एक मेटल है, मेटल के साथ में गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर इसके बाद में जो इसका थर्ड ऑप्शन है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ में गैस इवॉल्व नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, गैस इवॉल्व होगी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और लास्ट वाला है जिंक के साथ में गैस इवॉल्व होगी, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन रहेंगे वो रहेंगे एक तो ऑप्शन नंबर सेकंड और एक ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो अब इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसके अंदर कि आपको कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यार ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी लोग करिए और इसका जो आंसर है वो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना कि भैया इसका ये आंसर है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से बताओ कि ABCD में से कौन सा आंसर है। अगर देखो आपसे नहीं हो रहा तो आपको करना कुछ भी नहीं है। एक तो जो Fe है, Fe को है ना सबसे पहले बैलेंस कर लो कि जो आर मतलब कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के अंदर गिन लो कि दोनों सेम तो हैं। जैसे कि मैं आपको एक करके बता देता हूँ कि यहाँ पर 3 Fe हैं और इधर भी 3 Fe हैं, तो मतलब कि 3 Fe तो बैलेंस्ड हैं। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन इसी तरीके से करना है और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया है कि द ग्राफ गिवन बिलो डिस्पाइट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि बेसिकली होता है एसिड प्लस एल्कली, जो कि हमें सॉल्ट प्लस वाटर देता है। अब इसमें कहा गया है कि द pH ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस, जब हम उसके अंदर, आप एल्कली है उसके अंदर ज़्यादा एसिड डाल दोगे तो क्या होगा। तो देखो जब कभी भी हमारे पास में रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, ठीक है, अगर आप एसिड को बढ़ाते जाओगे, फॉर एग्जांपल के लिए आप ये मानो कि अगर आप कोई भी 2 लिक्विड को मिक्स कर रही हो और बी को, जिसमें से आप ए को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, उसके अंदर ए का ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि जब आप उसके अंदर एसिड को ज़्यादा मिला रहे हो तो वो कैसा होगा, वो हो जाएगा एसिडिक, उसमें फॉर्म हो जाएगा। अब जब एसिडिक रहेगा तो उसकी पीएच क्या रहेगी, उसकी पीएच जो है वो ऑब्वियस सी बात है 7 से कम रहेगी। और जब वो 7 से कम रहेगी तो अगर ज़्यादा ही आप एक्सेस ऐड कर रहे हो तो उसकी पीएच बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ के अंदर जब आप देखोगे तो ये जो डी पॉइंट है इसमें वॉल्यूम ऑफ एसिड भी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर इतनी वॉल्यूम है इसमें, और फिर उसके बाद में इसकी जो पीएच है वो भी कम है। तो मतलब ये एकदम से सही है, तो इसके लिए डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा गया है कि इन द रिएक्शन, जो कि हमारे पास में है आयरन की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में, ये रिएक्शन गिवन है और इसके अंदर कहा गया है कि विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट्स सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो यहाँ से तो आप समझ गए कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हमेशा बात याद रखना कि जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूस करता है। मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप अपने पापा से मांगोगे, तो आपके पास में तो क्या हुआ, आपके पास में तो हुआ गेन। ये मानो कि आप तो हो गए ऑक्सीडाइज, लेकिन आपके जो फादर हैं जिन्होंने आपको ऑक्सीडाइज किया वो क्या हो गए, वो मतलब कि आपने उनसे लिए तो आप उनके लिए तो हो गए एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब इसकी जो रिएक्शन है इसमें हमें कुछ देखना है। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट है CuSO4 और फिर उसके बाद में नेक्स्ट में जा रहा है Cu में। तो हमेशा याद रखना कि अगर एलिमेंट Cu है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0। CuSO4 के अंदर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 का और यहाँ पे है इसका 0 का। तो ये क्या होगा, ये हो गया रिड्यूस। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग होगा वो होगा हमारे पास में आयरन ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ये तो हो गया है रिड्यूस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास में वो रहेगा ए ऑप्शन, इसके लिए एकदम से सही रहने वाला है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज। कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होगी उसको क्या कहेंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी मैं आंसर चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताइए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो मैं आपको छोटी सी रिएक्शन बता देता हूं कि कॉपर है, कॉपर के साथ में आपको ऑक्सीजन को ऐड करना है तो हमारे पास में बन जाएगा CuO। 2 कंपाउंड अलग अलग थे, मिल करके एक बना दिया। अगर कोई भी चीज कंबाइन हो रही है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 को एक बार थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर आपसे पेरेंट एसिड और बेस के बारे में बात करी गई है। किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है ये याद होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो जो
जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3, इसका फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्म किस तरीके से होता है, तो इसके लिए आपको जो बेस रिक्वायर्ड होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि होगा CaOH2, और उसके साथ में आपको ऐड करना होगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, और फिर उसके बाद में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एक तो CaCO3 और प्लस ऑफ उसके साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शंस हैं, आपको ये रिएक्शंस तो याद रखनी ही पड़ेंगी जब भी आप इसको सही ढंग से कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में 9th क्वेश्चन आता है। 9th क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड। मतलब कह ये रहे हैं कि आपको है ना उसको डाइल्यूट करना और आप उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा। आपको ये पता है कि जब कभी भी हम एसिड के साथ में वाटर को अगर रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा हीट निकलती है। उस हीट की वजह से क्या होता है कि बीकर भी टूट जाता है। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय तो बेसिकली यही है कि आप है ना उसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालो, जिससे कि ना आप थोड़ा थोड़ा करके एसिड के अंदर पानी डालो, जिससे कि क्या होगा कि जितनी भी एनर्जी बनेगी वो उससे रिलीज हो जाएगी। तो ये इसका तरीका रहेगा कि आप उसको कांस्टेंट स्टीयर करते रहिए और उसके अंदर पानी डालिए। तो इसके लिए हमारे पास में जो है ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा कि कांस्टेंट एडिंग वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर की कहा गया है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस स्केलेटल ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है। तो बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक ये है कि वहां पे हमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको अप्लाई करना होता है। तो ये हो गया इसका आंसर, तो सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर जाने से पहले यार आप लोग मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक तो कर दो, अभी तक नहीं किया है तो कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको है ना ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कहा गया है कि केयरफुली स्टडी द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको गिवन है, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपको कि इनका क्या काम होता है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है टर्शिया, फिर इसके बाद में जो सेकंड हमारे पास में है वो है रिब्स, जो कि जिनका काम क्या होता है आपने देखा होगा, आप अभी टच भी कर सकते हो, अच्छे से टच नहीं कर सकते, आपके स्किन के नीचे है, लेकिन इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन का, आपके जो लंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। फिर थर्ड क्या होती है, वो होती है एलोविलाई। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम बेसिकली होता है कि जो भी हमने सांस लिया, अभी आपने जैसे ही सांस ली तो उस सांस में से ऑक्सीजन को लेना, फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देना। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है जो बैलून के जैसा स्ट्रक्चर होता है। जब भी इनमें हवा जाती है तो फूल जाते हैं, जब कभी भी हवा बाहर जाती है तो ये सिकुड़ जाते हैं। और जो लास्ट है वो है यहाँ पे नंबर 4, जो कि है डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम बेसिकली मूवमेंट होता है। जब भी हम सांस अंदर लेते हैं तो ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ आएगा, जैसे आप सांस लोगे ना तो ये नीचे की तरफ आता है, और जैसे आप सांस छोड़ते हो तो ये फिर ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। तो अब इसके लिए अगर आप इन ऑप्शन को रीड करोगे तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, और बाकी के सारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर कि आपको कहा गया है, आपको कुछ गिवन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसके जो क्वेश्चंस है वो ऐसे ही आएंगे बायो के, कि इसके अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब इसके डायग्राम के अंदर सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे कहा गया है कि कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे बात करें कि माउथ, तो जो माउथ होता है हमारा, वहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है एमाइलेज। और जो सेकंड है स्टोमच। स्टोमच में कौन सा होता है, स्टोमच में होता है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन इसको याद रख सकते हो, पेप्सी से इसको याद रख सकते हो। फिर थर्ड जो आता है वो आता है हमारे पास में कि जो इंटेस्टाइन है, जब उसमें फूड एंटर होता है तो वहाँ पे कौन सा होता है, वो होता है ट्राइप्सिन। तो ये होगी इसके तीनों के तीनों आंसर। तो अब जो भी मैच कर रहा है वो मैच करके आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर की कहा गया है ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ अ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना वाटर कंटेंट है उसके गार्ड सेल में। तो इसके लिए डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो डी को मार्क कर लेना।
नाउ अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर की कहा गया है आपको एक पूरा पूरा ब्लड सर्कुलेशन का ये डेमो दिया गया है ह्यूमन के साथ में। तो आपको बताना है इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि पल्मोनरी वेन क्या होती है। पल्मोनरी वेन के बारे में इसमें कहा गया है कि टेक्स द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट। क्या ये इसका काम होता है? नहीं, ये इसका काम नहीं होता है। ये होता है हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी का, और इसके अंदर इसने उल्टा लिख दिया कि टेक ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। ये दोनों में इसके अंदर गलत कर दिया है। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा हमारे पास में इसका ऑप्शन है वो ये है कि आरोटा। आरोटा को काम क्या होता है कि टेक्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स। नहीं, ये भी एकदम से गलत है। लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें कहा गया है कि जो वेना केवा है, वेना केवा टेक्स द ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल। तो ये एकदम से करेक्ट है, तो इसके लिए डी ऑप्शन एकदम से सही आंसर हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसके अंदर यहाँ पे बात करी गई कि आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच रिप्रेजेंट्स इन द डायग्राम ऑफ अ हार्ट गिवन बिलो, एरो इंडिकेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ चैम्बर्स। देखो बेसिकली हम लोग जो हैं वो हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं। तो हमें जो है हार्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए है क्योंकि एक तो हमारा ब्लड को पंप करने के काम में आता है, सेकंड ये है कि जो हमारा हार्ट है उससे हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर इससे मेंटेन रहता है। इसीलिए यहाँ पर हार्ट का पंपिंग करते रहना ज़रूरी है। जिस दिन हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया उस दिन मान लेना कि वो तुम्हारा लास्ट दिन था। तो अब इसके बाद में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जब हम इसके ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया कि ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली। नहीं, एकदम से गलत बात है, हाथों हाथ नहीं होता है। फिर सेकंड में आता है कि ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीनेशन एंड पम्प्ड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। ये एकदम से करेक्ट बात है कि जो ब्लड है उसको लंग्स की तरफ भेजा जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, देन फिर उसके बाद में उसको वेरियस पार्ट्स के लिए भेज दिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है रहेगा बी ऑप्शन रहने वाला है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर की कहा गया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अब इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर जो पहला है वो क्या है, ये है माउथ, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, ये है माउथ, सभी जानते हो। फिर सेकंड क्या है, ये है लीवर। और फिर इसके बाद में थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे पास में आप बोल सकते हो कि ये स्टोमच है। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन है। अब इससे रिलेटेड देखिए क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड से मैच कीजिए। तो फर्स्ट का काम क्या होता है कि हमारे मुंह का काम क्या होता है कि पहले हमें ना जैसे खाना लेते हैं तो सीधा निगल थोड़ी जाता है, पहले उसको हम चबाते हैं। तो यही काम होता है, इनिशियल फेज होता है स्टार्च डाइजेशन का। तो इसके लिए फर्स्ट वाले का जो हमें पास में आंसर रहेगा बी ऑप्शन रहेगा। देन फिर सेकंड वाले का जो है, सेकंड क्या है वो है हमारा लीवर। तो अब लीवर का काम क्या होता है, लीवर का काम हमारे पास में होता है कि जो लाइपेज एंजाइम होता है उसके एक्शन को बढ़ाया जाए। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। देन फिर इसके बाद में थर्ड जो है, थर्ड वाला है हमारे पास में स्टोमच। स्टोमच का काम क्या होता है, स्टोमच का काम होता है कि दिस इज द साइट ऑफ अ कंप्लीट डाइजेशन, जहां पर कि डाइजेशन रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन वगैरह का। तो इसके लिए जो थर्ड है, थर्ड ऑप्शन का हमारे पास में जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। तो सही लास्ट का बचा हुआ फोर्थ है, फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा ए, कि जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ डिपेंड करती है कि किस तरीके का खाना हम लोग खाते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि गोट होती है और एक तरफ है लायन, ठीक है, एक है लायन और एक है गोट। तो ये बताओ कि किसके इंटेस्टाइन की साइज बड़ी होगी, ये गोट की होगी या फिर लायन की होगी। देखो ये क्वेश्चन एक बार एमसीक्यू में आ चुका था, 2019 की बात है, ये क्वेश्चन आया था, तो अब भी आ सकता है, तो इसकी तैयारी रखो। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर की कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामाइन अ स्मॉल
कैविटी इन ए पेशेंट टीथ। अब देखिए जो डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट को हमारे दांत देखने होता है, तो हमारे दांत इतने क्लियर नहीं दिखते अगर आप बाहर से देखोगे, लेकिन अगर आप जूम करने की फैसिलिटी हो तो आप आसानी से देख सकते हो। अब ये जो जूम करने वाली फैसिलिटी है ये किसके पास में होती है? ये जो मिरर होता है ये हमारे पास में रहता है, कॉनकेव मिरर रहता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर का काम में लिया जाता है शेविंग करने के लिए, व्हीकल्स की हेडलाइट में, सर्च लाइट वगैरह में, वहां पे इसको काम में लेते हैं। तो इसके लिए 17th के लिए सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18th। रे डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि विच डायग्राम शोज द फॉर्मेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसकी आपको स्क्रीन के ऊपर इमेज लेनी है, तो कौन से वाला बताएगा। तो जब हम लोग ए और बी डायग्राम को देख रहे हैं तो इस डायग्राम के अंदर देखिए कि यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ लिया हुआ है, लेकिन क्या होता है कि जब कभी भी ये जो लाइन है वो ट्रेवल करती है पैरेलल, याद रखिएगा कि जब कभी भी पैरेलल ट्रेवल कर रही है तो वो कहाँ से पास होती है? वो पास होती है फोकस से, ठीक है, फोकस से पास होती है। और जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर का और उस पॉइंट का, उसको ही कहा जाता है फोकल लेंथ। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे कैंसिल हो गए क्योंकि इनके अंदर 2 इनकरेक्ट मार्किंग है। देन फिर जो सी वाला डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर देखिए पहले फोकल लेंथ है, फिर उसके बाद में देखिए नीचे जाकर के ये जो रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, तो इसके लिए सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, जिसके अंदर की कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ अ लाइट व्हेन द लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। तो भैया ये किसका काम होता है? ये तो यार सभी को पता है कि कॉनकेव मिरर का काम होता है और उसी के साथ में कॉन्वेक्स लेंस का भी होता है, ये मैंने अभी अभी आपको सिखाया ही था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर की कहा गया है कि आपके पास में इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है ग्लास का 1.52, एयर का है 1.003 और वाटर का है 1.33। अब इसके बाद में बताइए कि इनकी स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी। तो सबसे फर्स्ट तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हमारे पास में इसका फॉर्मूला रहता है वो रहता है C/V, और यहाँ पर जो C होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जो नीचे V होता है वो होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। अब देखिए आपको पूछा गया है मीडियम की लाइट का, तो आप क्या करेंगे कि इस V को उठा करके इधर ले जाइए, तो हमारे पास में जो V का फॉर्मूला आएगा V = C/N। अब देखिए जिसके जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उतना ही ज़्यादा उसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी ही उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ा किसका डिनोमिनेटर रहेगा? ग्लास के केस के अंदर तो सबसे कम स्पीड ग्लास में रहेगी और सबसे ज़्यादा स्पीड एयर में रहेगी, और ऐसा जो सही ऑप्शन है वो बस एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर C। और अब इसके बाद में एक बचता है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बताओ, और अगर अभी तक देखा है तो द एंड जरूर से लिखना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।